हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जनरेट कैसे होती हैं, तो चार्ज की वजह से जनरेट होती हैं। और चार्ज कैसे जनरेट होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी और इफिशियंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं, आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल चार्ज है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा हो गया तो एटम निगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल निगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से कम हो गया तो एटम मेरा पॉजिटिव चार्ज बनता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम चार्ज होता है यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है, और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से चार्ज डेवलप होता है और उस चार्ज से डेवलप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पाई जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस चार्ज के अराउंड जितने रीजन में पाई जाएंगी वो बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने आपको पांचों प्रॉपर्टी बता दिया था। परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए सर्कुलर लूप भी नहीं बनाती हैं, और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाता हूँ इनकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जाती है, प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो था, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बनाती हैं। ओके, तो मैं एक डाइपोल लेता हूँ, और डाइपोल इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर का चार्ज अगर सर्टेन डिस्टेंस पे है तो ये बोला जाता है डाइपोल। याद रखना, ये डाइपोल की लेंथ L जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। मैं आपको थोड़ा एटम के बारे में बताना चाहता हूँ। एटम से फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, और मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन होता है हमारे कंपाउंड का। एटम जब भी मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस आती है वो हम पिकोमीटर से लेके एंगस्ट्रॉन्ग तक लेवल करते हैं। न्यूक्लियस की साइज़ हमारी फेम्टोमीटर के ऑर्डर की, और दो एटम्स के बीच जब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उनकी जो लेंथ आती है वो पिकोमीटर के ऑर्डर की आती है, और पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12, एंगस्ट्रॉन्ग आता है 10⁻⁻10। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो पिकोमीटर से लेके एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में वेरी करती है। हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में दो तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब भी कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जाएगा तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन को दिया तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, वो उस पर आया इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रॉन को लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आउटर स्पेस में ज़्यादा हो गए और वहाँ पर आया निगेटिव चार्ज, वो एटम हो गया मेरा निगेटिवली चार्ज। अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पर बनता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शेयरिंग हुई और शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं तो वो बॉन्ड बनता है मेरा कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये दो तरीके का, आइदर पोलर और नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड, ये जो दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है 0 तो नेट में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दोनों एटम के बिल्कुल बीचों बीच बनता है, और नेट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या शिफ्टिंग किसी भी तरफ नहीं हो पाती, इसलिए वो बॉन्ड बनता है मेरा नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन अगर इन दो एटम में किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हुई तो वो नेट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर वो अपनी ओर खींचेगा तो पार्शियली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग एक एटम की तरफ हो जाती है, और जिस तरफ जो एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो नेट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएंगे, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा वहाँ पे। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होगा भाई? ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो इसी से तो गए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डिफिशियंसी। और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज हो गया मेरा ज़्यादा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर चार्ज
बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे डेवलप होता है तो वो बनाता है एक डाइपोल, और उस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है कोई एक चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम 2l। यहाँ पे l और l ये डिस्टेंस मैंने मानिए ये मेरा आया डाइपोल। तो डाइपोल जो होता है बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करना चाहूं तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 2 लोन पेयर इसके बचते हैं, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, टोटल 4 बॉन्ड बने हैं, और इन बॉन्ड में 2 हैं लोन पेयर और 2 हैं मेरे सिग्मा बॉन्ड, टोटल हुए 4। हाइब्रिडाइजेशन आता है इसका sp3 और sp3 पे शेप आता है टेट्राहेड्रल। मेथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है वहां पे। ओके, अब जरा देखिएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, तो ये नेट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और जहाँ पे गया वहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। याद रखना ये बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मेरा आता है पिकोमीटर का। पिकोमीटर 10⁻⁻12 से एंगस्ट्रॉन्ग तक वेरी करता है 10⁻⁻10, क्योंकि ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारे एटम की साइज जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो डाइपोल होता क्या है, स्मॉल चार्ज, बहुत ही स्मॉल चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर का चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पे लोकेटेड है तो वो बनाता है एक डाइपोल। और जरा उस डाइपोल की डायरेक्शन देखते हैं, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंटर करती हैं। तो ये तो बनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकली और गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखते चलेंगे हम लोग यहां पर। अच्छा, ये तो सुपरपोजिशन वाला रीजन होगा, जो सुपरपोजिशन वाला रीजन नहीं होगा वहां पे क्या होगा, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज आती हैं और पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। तो ये डाइपोल का एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी वो जाके वो देख सकते हैं या अपने नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं उन चीज़ों को। और यहाँ पर 4 मेरे को नल पॉइंट भी मिलेंगे, याद रखना। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर चार्ज कोई भी फोर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ओके, जरा देखते हैं हम लोग। ये डाइपोल की बनी एक्सिस, याद रखना डाइपोल की डायरेक्शन जो आती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज की ओर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट। आप इससे भी ध्यान रखना, काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ओके, अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी, चलती आ रही हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है 1/4πε0 2p/r³। 1/4πε0 2p/r³। किसी दिन मैं ये वैल्यू को कैलकुलेट भी करके बताऊंगा, अभी के लिए मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे चल रहा हूं इसके। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 1/4πε0 2p/r³। और डायरेक्शन किधर होती है, अगर मैं इसको x और y एक्सिस मान लूं तो ये बनेगी इसकी एक्सियल पोजीशन और ये बनेगी इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। मैं यहां पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं। एक ये बनेगी मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन और ये बनेगी मेरी एक्सियल पोजीशन। ओके, तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, डाइपोल की वजह से तो 2p/4πε0 r³, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट। ये वैल्यू होती है r, और ये r की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। r इज मच ग्रेटर देन l, क्योंकि l जो है वो किस लेवल पे लग रहा है, पिकोमीटर के लेवल का। ये बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। e की वैल्यू आती है 1/4πε0 2p/r³।
एक्सियल पोजीशन पे, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आती है 1/4πε0 p/r³। ओके, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। अगर मैं इस एक्सियल पोजीशन की बात करता हूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर डाइपोल में 90 डिग्री गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मूव कर गया है मेरा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहां पर हो गई है ये डाइपोल के 90 डिग्री रोटेट करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री रोटेट कर गया है। ओके, जरा यहां पर देखते हैं, ये निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज आएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक ही है। मतलब कि अगर डाइपोल को मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूं, डाइपोल को मैंने 180 डिग्री रोटेट किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखो कितना घूम गई, 180 और फिर से 180, यानी टोटल 360 डिग्री। डाइपोल का जस्ट डबल रोटेशन आ रहा था, 90 डिग्री पे रोटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री, डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 360 डिग्री घूम गई। अगर डाइपोल को मैं 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 720 डिग्री घूम जाएगी। जस्ट डबल आता है रोटेशन के लिए, याद रखना, अभी कभी पूछा नहीं गया है, ये पूछ सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल की, जो मेरा टॉपिक है। डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन अ गिवन चार्ज सिस्टम। अब वो चार्ज सिस्टम आपका सिंगल भी हो सकता है, 2 चार्ज सिस्टम हो सकता है, 3 चार्ज सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कोई चार्ज ले रहा हूं, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बना रही होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। जब तक कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में नहीं आता, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही वो चार्ज इंटर करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, सपोज करिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये बना रहा हूं, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और ये आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो निकलती हैं, लेकिन ये जैसे जैसे दूर जाती हैं इनकी स्ट्रेंथ की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/r² के हिसाब से घटती जाती है। ओके, मान लो मैं कोई चार्ज लेके आता हूं यहाँ पे, अभी ये एक ऐसा रीजन था जहां तक ये डाइपोल अपने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को इन्फ्लुएंस करा सकता है। अगर चार्ज मान लो मेरा, मैं +q का चार्ज लिया मैंने, और ये चार्ज अभी इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में नहीं है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंटर करेगा, इसके ऊपर क्या लगने लगेगा, एक फोर्स। चार्ज की वजह से कूलम्ब्स फोर्स डेवलप होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं इसको। इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। नेचर के बारे में नहीं बात करता, बात करता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में। और इन दोनों चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4πε0 लगाते हैं। ओके, तो अगर ये चार्ज इस फील्ड में आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव। उस फोर्स का नेचर कैसा होता है, रिपल्सन। वो रिपल्सन क्रिएट करेगा, दो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो क्या होगा, ये चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा और अगर कोई पकड़ने वाला नहीं है इसको, तो ये चार्ज भाई साहब आसानी से उस रीजन में चले जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नहीं होगा। तो इस चार्ज को अगर मुझे लेके आगे आना ही आना है तो किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट को इसको पकड़ के लेके आना पड़ेगा। कोई न कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको पकड़ के लेके आएगा चार्ज को, और चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा और ये चार्ज लेके अगर चल रहा है तो कुछ न कुछ ये डिस्प्लेसमेंट करेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बताता है वर्क डन की वैल्यू। अब इन दोनों के बीच का एंगल cos 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि फोर्स तो लग रहा है इधर एक्सियल पोजीशन में और मूवमेंट किधर हो रही चार्ज की, टुवर्ड्स द चार्ज। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने रीजन में पाई जाएंगी वो बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी, और जैसे जैसे ही हम लोग चार्ज से दूर जाते जाएंगे इनकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जाती है। कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। और उसके बाद वाला अगर यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर कोई फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन जब ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर लगेगा एक रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, चार्ज तो अपने से आएगा नहीं, चार्ज को लाने के लिए किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक वर्क डन करता है, और वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोला जाता है पोटेंशियल। कैसे करता है जरा देखते हैं हम लोग। करता क्या हूँ मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का एक स्नैपशॉट लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और ये कुछ इस तरीके से जा रही थी, और ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करके इस चार्ज को लेके आ रहा होगा। ओके, सपोज करिए ये पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो एक्सटर्नल एजेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में वर्क डन कितना करेगा, तो इस चार्ज के ऊपर लगेगा फोर्स F, और उस फोर्स F की वैल्यू क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये बना फोर्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू क्यू प्लस क्यू का चार्ज लेके आ रहे थे। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन। चार्ज एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट बी तक पहुंचा है। मान लो इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस है कुछ r, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग द प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट बी इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। और ये वी बी हो जाएगा क्योंकि बी पॉइंट का पोटेंशियल बना जा रहा है। अच्छा चलो, अब मैं ए पॉइंट पे आता हूँ। क्या ए पॉइंट इस प्लस क्यू वाले पॉइंट के पास में होगा, और पास में होगा, एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से लेके आ रहा है इस चार्ज को बी से, बी के बाद में आया ए पर, तो वर्क डन कहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे, पॉइंट ए पे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, हम बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं इस चीज़ को कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, क्योंकि वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को ए पॉइंट तक लाने के लिए प्लस क्यू चार्ज को, एज कंपेयर टू द पॉइंट बी। अच्छा, एक काम और, अगर मैं ए से इस प्लस क्यू वाले चार्ज को छोड़ दूं तो ये चार्ज क्या बी की ओर भागेगा, बिल्कुल भागेगा। और ये हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, और अगर निगेटिव चार्ज होगा प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो निगेटिव चार्ज इज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ओके, पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, चलो एक काम करता हूँ, मैं ए का पोटेंशियल मान लिया मैंने 11 वोल्ट का है, बी का पोटेंशियल 1 वोल्ट का है, तो ज़रा डेल्टा वी कितना आ गया, 10 वोल्ट। और अगर यहाँ पे मैं चार्ज को छोड़ता हूँ, प्लस क्यू चार्ज को मैंने छोड़ दिया, तो चार्ज एक वेलोसिटी के साथ में पॉइंट बी तक पहुँचेगा, एंड चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ये हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, चार्ज को जब मूव कराएंगे। अभी हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज का रेस्ट, चार्ज को रेस्ट में रख के हम लोग उसके बिहेवियर, उसकी फिनोमिना को कंसिडर कर रहे हैं। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिफरेंट पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल। इन्फिनिटी से मैं डिफरेंट पॉइंट पे आऊँगा तो मुझे डिफरेंट जगह पे वर्क डन जो मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा।
पोटेंशियल इज ए पॉइंट फंक्शन, इसीलिए बोला जाता है पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ पॉइंट के ऊपर। जरा मैं वर्क डन के बारे में देखना चाहता हूँ, तो वर्क डन क्या आएगा जरा देखिए। मान लो कोई चार्ज है और उस चार्ज को मैं इस पॉइंट बी से और पॉइंट ए तक लेके आ रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में चार्ज के पास में जो होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा, चार्ज से जो दूर होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे वी ए और यहाँ पे मिलेगा वी बी। पोटेंशियल इज अ पॉइंट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन। ये डिपेंड नहीं करता कहाँ से, किस तरीके से, किस रास्ते से घूम के आ रहे हो, बस कहाँ पर हो और कहाँ पर गए हो, सिर्फ 2 पॉइंट पे ये डिपेंड करता है। मान लो अगर मैं कोई चार्ज प्लस क्यू का लेके बी से ए तक जाता हूँ तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो चार्ज क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, ये मेरा वर्क डन आएगा। और ये वर्क डन किसके बराबर होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एजेंट देखो तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी। मान लो अगर एक्सियल पोजीशन पे हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज मेरा रखा होगा क्या, क्यू, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज, और ये फोर्स जो होगा वो एक डिस्प्लेसमेंट देगा, फोर्स क्यू इंटू ई, ये फोर्स, और ये फोर्स देगा एक डिस्प्लेसमेंट एफ इन, फोर्स होता है Q इंटू ई लगने वाला फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू देता है वर्क डन की, F इंटू डी, ये भी होगा वर्क डन। क्या दोनों मेरे वर्क डन की वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू वी ए माइनस वी बी, ये वर्क डन। जब कोई प्लस क्यू के चार्ज को इस प्लस क्यू के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में बी पॉइंट से ए पॉइंट तक मूव कराए, तो एक तो वर्क डन ये आया Q इंटू वी ए माइनस वी बी, दूसरा वर्क डन ये इक्वल होगा Q इंटू ई इंटू डी। अगर मैं इसका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो E इंटू डी के बीच का एंगल 180 डिग्री आता है, तो ये हो जाता है माइनस क्यू ई डी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। वी ए माइनस वी बी होता है 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी, आर ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डी। इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लेके जाएं तो ये बनता है माइनस डी वी बाई डी आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल पे और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाने की जंक्शन इक्वेशन है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे जाने की ये जंक्शन इक्वेशन बनती है। मतलब अगर इस पॉइंट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, इस पॉइंट का अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं यहाँ का पोटेंशियल भी डिफाइंड कर सकता हूँ इस रिलेशन से। और याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3D होगा। ये क्या होगा, 3D, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पे दी जाएंगी। अगर कंपोनेंट लेंगे तो हम इसको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को डिफाइंड किया जा सकता है। ओके, एक चीज़ और, मान लो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल है 11 वोल्ट और इस पॉइंट बी का पोटेंशियल है 1 वोल्ट। जब किसी चार्ज प्लस क्यू को छोड़ूंगा तो वो ए से बी की ओर जाएगा, क्योंकि वी ए मेरा हायर पोटेंशियल पे है और वी बी लोअर पोटेंशियल पे। डेल्टा वी क्या आ गया, डेल्टा वी यहाँ से आया 10 वोल्ट, और इस चार्ज को ए से बी तक जाने में लगा है टाइम t1, यानी करंट कितनी आई, करंट I1 की वैल्यू हो जाएगी Q बाई T1 फॉर केस 1। दूसरे केस में करता क्या हूं मैं, ए का पोटेंशियल कर देता हूं 221 वोल्ट और बी का पोटेंशियल कर देता हूं 1 वोल्ट। अब की बार क्या हुआ, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, डेल्टा वी हो गया 220 वोल्ट। ओके, मतलब ए का पोटेंशियल है 220 वोल्ट और बी का पोटेंशियल है 1 वोल्ट। वर्क डन ए पे ज़्यादा करना पड़ा है, बी पे वर्क डन कम करना पड़ेगा, और ए का पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो बताएगा उतना ही ज़्यादा वर्क डन किया गया। अगर यहाँ से आप प्लस क्यू के चार्ज को छोड़ोगे तो फिर से फोर्स लगेगा और ये बी की ओर जाएगा, लेकिन अब की बार जब वो भागेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, और ज़्यादा तेज़ी से जाएगा तो टाइम लेगा कम।
यानी मैं ये भी बता सकता हूँ T1 इज ग्रेटर देन T2। बट व्हाट अबाउट I2? ये जो I2 करंट अब की बार फ्लो होगी ये हो जाएगी Q बाई T2। देखो T2 की वैल्यू कम है T1 से और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो गई। इसका मतलब कि करंट I1 इज लेस देन I2। थर्ड केस डिस्कस कर रहा हूं मैं। थर्ड केस में यहां का पोटेंशियल मान लिया मैंने 11001 वोल्ट है और यहां का पोटेंशियल फिर से क्या है 1 वोल्ट। पॉइंट ए का पोटेंशियल अब की बार कितना हो गया है 11000 वोल्ट और पॉइंट बी का पोटेंशियल 1 वोल्ट। अब अगर मैं चार्ज को छोड़ूंगा तो चार्ज क्या अब की बार और तेजी से भागेगा बी की ओर, और तेजी से भागेगा। क्यों? क्योंकि ए पे वर्क डन ज़्यादा, एक पॉइंट की एनर्जी ज़्यादा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल भी ज़्यादा। डेल्टा भी हो जाएगा यहाँ पे 11000 वोल्ट और 11000 वोल्ट में अब की बार जो टाइम लगेगा T3 वो क्या T2 से भी कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्योंकि अब की बार पोटेंशियल ज़्यादा है, चार्ज और तेज़ी से भागेगा, और तेज़ी से भागेगा तो टाइम कम लेगा। व्हाट अबाउट I3? I3 फिर से Q बाई T3। टाइम अब की बार और कम है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ I3 I1 से ज़्यादा है I2 से ज़्यादा है I3 करंट। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता जा रहा हूँ तो करंट की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्या कहता है डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I, डेल्टा I नहीं I, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। और अगर या V प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो क्या लिख देता हूं V इज इक्वल टू I इंटू R, और यही बनता है मेरा ओहम्स लॉ। यही है ओहम्स लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल। अब जरा अगर मेरे को पोटेंशियल कंसीडर करना होगा, यहां पे पोटेंशियल क्या आएगा, तो जो गिवन रिलेशन था मेरा, अगर मैं रिलेशन को देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, तो ये बनता है E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। DE कर देता हूं, DE इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR, या DV इज इक्वल टू माइनस DE इंटू DR। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुई तो मैं ले लूंगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यूनिफॉर्म है तो मैं लूंगा, कंसिडर करूंगा E। और अगर ये हुई नॉन यूनिफॉर्म, अगर ये बनती है नॉन यूनिफॉर्म तो मैं कंसिडर करूंगा DE। ओके, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे एक्सियल पोजीशन पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाह रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है E इज इक्वल टू DV इज इक्वल टू माइनस DE इंटू DR, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया तो ये हो गया E। ये हो जाएगा E की वैल्यू क्या है एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई R क्यूब इंटू DR। ये DV की वैल्यू होगी। इंटीग्रेट कर देता हूं मैं जनरल पोटेंशियल V12 V2, और यहां पे इंटीग्रेट करूंगा मैं इन्फिनिटी टू जनरल पॉइंट R, किसी पॉइंट R जो सेंटर से डिस्टेंस इसकी कितनी है R के लिए। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन है लिमिट के साथ में, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p तो आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेट कर दूंगा R टू द पावर माइनस 3 इंटू DR फ्रॉम इन्फिनिटी टू जनरल पॉइंट R। तो यहां से आएगा मेरा माइनस 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, और लिमिट रख दिया इसकी इन्फिनिटी टू R। ये हो जाएगा माइनस 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R टू द पावर माइनस 2 बाई माइनस 2, लिमिट इन्फिनिटी टू जनरल
r, it could be rewritten as 2p upon 4 pi epsilon naught -2, ये बाहर ले लेता हूँ इसका, अरे हो गया 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ओके, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर, ये होगा v2 माइनस v1 को लिख सकता हूँ मैं डेल्टा v आर डेल्टा v इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है, जब दोनों के बीच की डिफरेंस r है, ये होगा मेरा पोटेंशियल v। अच्छा, अब जरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम को देखते हैं। यहाँ से इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल आया है मेरा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अगर पोटेंशियल मुझे दो चार्ज सिस्टम का देखना पड़े, जैसे -q और +q की वजह से इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल चेक करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने देख लिया है, अगर पोटेंशियल देखना चाहता हूँ तो -q की वजह से जरा देखना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, और +q की वजह किससे, अवे फ्रॉम द चार्ज। रिजल्टेंट में जिस चार्ज के फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डायरेक्शन को बताएगी। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल, अगर मुझे पोटेंशियल कंसिडर करना है तो मैं निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल डेवलप होगा। नेट में मैं दोनों का एल्जेब्राइक सम ले लूँगा। एल्जेब्राइक सम का मतलब उनके साइन के साथ में, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज से निगेटिव पोटेंशियल, दोनों को ऐड करूँगा। जो नेट वैल्यू मिलेगी वो मेरी इस पॉइंट की पोटेंशियल होगी, और उस पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन क्या है, d इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ओके, अगर मैं सिंगल चार्ज लेता, सिर्फ इस +q के चार्ज को कंसिडर करता हूं, तो यहां से r डिस्टेंस पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता, r डिस्टेंस पे अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता, तो इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक इसकी भी दूरी r होती, ये भी चार्ज सेंटर पे होता, सेंटर से डिस्टेंस r, डिस्टेंस r, डिस्टेंस r, डिस्टेंस r, डिस्टेंस r सबके लिए क्या मिलेगा, मुझे सेम मिलेगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, वो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, वो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, यहाँ का। सिमिलरली वो 3D स्पेस में सारे पॉइंट का ये पोटेंशियल होता, और ऐसे पोटेंशियल को अगर ज्वाइन करने वाला कोई सरफेस जनरेट होता है तो वो बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल चार्ज। निगेटिव चार्ज के लिए भी ये बिल्कुल, अगर पॉइंट चार्ज हुआ, इस +q को मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, डाइपोल की तरह नहीं। अगर +q चार्ज होगा तो r रेडियस पे जो स्फीयर जनरेट होगा, एक स्फीयर जनरेट होगा, वो बनेगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अगर डिस्टेंस r मैं बढ़ाता जाऊंगा तो क्या नए नए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते जाएंगे। इन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हो, तब आपको वर्क डन करना पड़ता है। लेकिन अगर इसी पोटेंशियल सरफेस पे मैं चलता रहूं तो मुझे कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा वी क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0, मतलब लगने वाला वर्क डन भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराओ तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। अगर मैं इसको न्यूक्लियस मान लेता हूँ, तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन सर्टेन सेल में रिवॉल्व करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, एक सेल, दूसरी सेल, n इज इक्वल टू 1 वाली सेल, 2 वाली सेल, 3 वाली सेल, 4 वाली सेल। जैसे जैसे मैं एक सेल से दूसरी सेल पे जाऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, या वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी मेरे को। और अगर मैं दूसरी से पहली सेल में आऊँगा तो मुझे फिर से एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अगर ये इसको मैं एटम की तरह बिहेव करूं तो ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, आउटर स्पेस में इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके,
तो ये बना मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरी पोटेंशियल सरफेस पे जाने पर मुझे वर्क डन करना पड़ता है, लेकिन उसी पोटेंशियल सरफेस पे चलने के लिए मुझे कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता। दो चार्ज सिस्टम का अगर मैं पोटेंशियल देखता हूँ, एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल आ रहा है मेरा दिस थिंग। जरा इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, इक्वेटोरियल वाली पोजीशन है ये। इक्वेटोरियल वाली पोजीशन पे मुझे पता करना है पोटेंशियल क्या है। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस मैं देखता हूँ इस वाले चार्ज से और इस वाले चार्ज से, तो क्या ये दोनों डिस्टेंस मेरी सेम आएंगी? और ये डिस्टेंस अगर सेम होंगी तो माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा निगेटिव पोटेंशियल, डिस्टेंस आर सेम, प्लस क्यू की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, डिस्टेंस आर सेम। अगर दोनों डिस्टेंस सेम होगी तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा? जीरो। जितना निगेटिव पोटेंशियल उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल। एक्सियल पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल मिल रहा है, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल नहीं मिलता। फिर से यहाँ पे आऊँगा तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। किस तरीके से पोटेंशियल वेरी करता है, ठीक है। अगर इस डाइपोल की मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाहूँ तो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप आर डिस्टेंस देखने जाओगे तो यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से। व्हाट अबाउट बिटवीन द रीजन? बिटवीन द रीजन ये कुछ इसी तरीके से चलेगा और फिर से ये बन गया। ये जो ज्योमेट्री बन के आई है ये डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्या इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो कर्व होता है, पाथ होगा, वो आपसे कैलकुलेट करा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट किया जा सकता है इसकी। इक्विपोटेंशियल सरफेस की ट्रेजेक्ट्री या कौन सा शेप ले रहा है वो फंक्शन दे के उस फंक्शन से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन बना के क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और डिस्टेंस हर जगह पे सेम होगी तो ये कुछ दूसरा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, चार्ज की वजह से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, डाइपोल के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रोटेट करता है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल के बीच में रिलेशन ओहम्स लॉ, और इसके बेसिस पे अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।